वेलकम एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 22 जून को आपका आरबीएससी 12th बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है और बच्चे इसके लिए वरीड हैं क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो गया है और सबने तैयारी अपनी छोड़ दी थी। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है जिसमें आपको छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर के और 4 नंबर के, यानी कि निबंधात्मक। उन पर देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएं। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है या वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें जीएसटी की गणना करनी थी। वो क्वेश्चन सॉल्व किया है अनामिका सिंह ने, जिसकी पिक भी उन्होंने सेंड की है। देखिए इसमें कैसे सॉल्व किया गया है। क्रय मूल्य हमारा 4 लाख था जिसमें हमने सीजीएसटी निकाला 48,000 और आरजीएसटी निकाला 24,000 और दोनों को जोड़कर 4,72,000 हुए। फिर विक्रय मूल्य 16 लाख था जिसमें हमने सीजीएसटी निकाला, आरजीएसटी निकाला और उसे भी जोड़ा और उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस निकाला। विक्रय मूल्य पर सीजीएसटी था 1,92,000, 96,000 आरजीएसटी है, जिसमें से क्रय मूल्य का सीजीएसटी आरजीएसटी घटाने पर व्यापारी द्वारा कुल देय सीजीएसटी 1,44,000 और आरजीएसटी 72,000 प्राप्त हुए। वेरी गुड अनामिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्योंकि ये खंड ब है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर आपको लगभग आधे पेज में करना होता है। तो वर्ड लिमिट हमेशा आप ध्यान रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध सर्वव्यापी है, स्पष्ट कीजिए। बताइए कि कैसे प्रबंध सर्वव्यापी यानी सभी जगह व्याप्त होता है। फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए, आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। प्रबंध सभी जगह समान रूप से पाया जाता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सैनिक या व्यावसायिक संगठन। सभी जगह, सभी परिस्थितियों में, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी देशों में प्रबंध प्रक्रिया समान रूप से अपनाई जाती है, सभी जगह समान रूप से पाई जाती है। हाँ, संगठनों और देश की परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया या सिद्धांतों को अलग अलग तौर पर अपनाया जाता है, लेकिन सभी जगह प्रबंध की सिद्धांत और प्रबंध की प्रक्रिया व्याप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध सर्वव्यापी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उत्पीड़न क्या है। फटाफट से बताइए। एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना आंसर पहले कर लीजिए, फिर वीडियो ऑन करके आंसर देखना और ये भी बताना है कि उत्पीड़न किस धारा के अंतर्गत आता है। फटाफट से बताइए उत्पीड़न की परिभाषा। तो आपने अपना आंसर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो वैध अनुबंध की धारा 15 के अनुसार जब ठहराव करने वाले एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी भी तरीके से बाध्य करता है, अर्थात कोई ऐसा कार्य करता है या करने की धमकी देता है जो कि भारतीय दंड संहिता के अधीन वर्जित माना गया है या गैर कानूनी है या आपराधिक है, यदि वो ऐसा कार्य करता है या फिर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेता है या रोकने की धमकी देता है, तो ये सभी चीजें उत्पीड़न कहलाएगी। यानी कि किसी भी तरीके से धमकी देकर या उसे हानि पहुंचाकर उससे कोई कार्य करवाना या अनुबंध स्थापित करना उत्पीड़न कहलाएगा। जैसे किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा रिश्वत न देने पर संपत्ति रोक लेना, ये उत्पीड़न है कि भाई मैं आपका कार्य वेरीफाई नहीं करूंगा या आपका प्रोजेक्ट जो भी है उसे वेरीफाई नहीं करूंगा यदि आप मुझे पैसे नहीं देते हो, तो ये उत्पीड़न कहलाएगा। या फिर किसी की किडनैपिंग करना या जान से मारने की धमकी देना, जो कि भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध माना गया है, यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो ये उत्पीड़न कहलाएगा और ऐसा अनुबंध भी व्यर्थ कहलाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, सैरोगेट विज्ञापन से क्या आशय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करो। चलिए, आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। तो सैरोगेट विज्ञापन विज्ञापन की एक अप्रत्यक्ष तकनीक है जिसमें कंपनियां अपने उत्पाद का कोई प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती, बल्कि अप्रत्यक्ष तकनीकों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका ऑनलाइन विज्ञापन करना, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पर विज्ञापन दिए हुए होते हैं उस प्रोडक्ट के। इसके अलावा खुद अपनी वेबसाइट बना लेना या प्रोडक्ट वेबसाइट बना लेना, जैसे कि बच्चों के लिए एक केडी नाम से अमिताभ बच्चन ने वेबसाइट बनाई है जिसमें सिर्फ बच्चों के ही प्रोडक्ट मिलते हैं। और या फिर एक बैनर वेब पन्नों पर जगह बना लेना जिससे
उपभोक्ता उस वेबसाइट पे जाकर उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। तो इस तरीके से ऑनलाइन विज्ञापन हेतु विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष विज्ञापन किया जा रहा है। आपको किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं मिल रहा है और जिसमें निर्माता आपसे संपर्क नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीमा दान नहीं है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? फटाफट से आंसर कीजिए कि क्या बीमा दान है या नहीं। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? अपने शब्दों में आंसर कीजिए। एक बार वीडियो पॉज कर दो और अपना आंसर दो और उसके बाद में आंसर देखना। फटाफट से आंसर करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बीमा दान नहीं है। क्यों? क्योंकि दान बिना किसी प्रतिफल के दिया जाता है, जबकि बीमा में एक वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है जो कि प्रीमियम के रूप में चुकाया जाता है। बीमाकर्ता बीमित से एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के रूप में लेता है, जबकि दान लेने वाले को कुछ भी देना नहीं पड़ता। बीमित को प्रीमियम के प्रतिफल के रूप में आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन मिलता है, जबकि दानकर्ता को दान के बदले कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। अतः हम ये कह सकते हैं कि बीमा दान नहीं अपितु एक व्यापार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चंस जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस रहते हैं, तो आपसे कुछ भी मिस ना हो इसलिए बने रहें वीडियो पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेवी वर्गीय प्रबंध से क्या आशय है? फटाफट से अपना आंसर कीजिए इसका। चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था के कर्मचारी उसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इसीलिए उनके कुशल प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो सेवी वर्गीय प्रबंध की वह शाखा होती है जहां कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उनके कार्यों का मूल्यांकन, योग्यता का अंकन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम, कार्य दशाओं में सुधार, विवादों का निपटारा आदि कार्य शामिल किए जाते हैं। यानी सेवी वर्गीय प्रबंध के क्षेत्र में कर्मचारियों के चयन से लेकर उनकी सुविधाओं तक सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। विवादों का निपटारा, श्रम कल्याण, सभी कार्य सेवी वर्गीय क्षेत्र में प्रबंध में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीमा जोखिमों से सुरक्षा का उपाय है कैसे? फटाफट से आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में आ भी चुका है, इसलिए इसका आंसर ध्यान से करना। तो आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। जैसा कि हम जानते हैं, बीमा से बीमित किसी विशेष घटना के घटित होने से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षित हो जाता है। बीमित निश्चित प्रीमियम का भुगतान कर बीमाकर्ता से यह वचन प्राप्त कर लेता है कि भविष्य में यदि कोई हानि होगी तो उसे क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। बीमित को समयापूर्व मृत्यु या वृद्धावस्था हेतु जीवन बीमा से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा अन्य बीमा की दशा में संपत्ति या माल के नष्ट होने, चोरी, डकैती, गबन आदि शुद्ध जोखिमों से जो हानि होती है उनकी पूर्ति बीमा कंपनी से वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीमा जोखिमों से सुरक्षा का एक उपाय है, जो बीमित भविष्य में होने वाले जोखिमों या अनिश्चितताओं से पूर्व में ही करके रखता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, क्या आपकी राय में उद्यमिता एक व्यवहार है? समझाइए। फटाफट से आंसर कीजिए। वीडियो पॉज कर दो एक बार और अपना आंसर करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जी हाँ, हमारी राय में उद्यमिता एक व्यवहार है, क्योंकि उद्यमिता उद्यमी द्वारा किया जाने वाला एक व्यवहार है, यानी कि व्यवहारिक क्रिया है, ना कि उसके व्यक्तित्व का कोई लक्षण है। पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं है, ये कोई लक्षण नहीं है, ये व्यवहार में लाई जाने वाली क्रिया है। ये वो क्रिया है या वो कार्य है जिसे वो करता है। तो जो उद्यमी अपने व्यवहार में जितने अधिक जोखिमों को वहन करेगा, नवीन कार्य करेगा, नवाचार करेगा, वह उतना ही प्रखर और बड़ा उद्यमी बन जाता है। इसीलिए उद्यमिता को एक व्यवहारिक क्रिया या एक व्यवहार भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं? साथ ही ये भी बताना है कि किन किन वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। मुक्त रखा गया है यानी कि वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। फटाफट से आंसर कीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए और अपना आंसर कीजिए फटाफट से। तो चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो माल के उत्पादक और विक्रेता दोनों पर समान रूप से लगाया जाता है। यह कर माल और सेवा दोनों पर लगाया जाता है तथा यह एक प्रकार का मूल्य संवर्धित कर है, जो कि
बिक्री के प्रत्येक स्तर पर या वस्तु या सेवा के बिक्री के प्रत्येक स्तर पर जो उसका वर्धित मूल्य यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य होता है उस पर लगाया जाता है, इसलिए इसको बहुस्तरीय कर भी कहते हैं। जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाले माल व सेवाओं में से सबसे पहले तो आती है शराब। शराब पर पहले की तरह ही राजकीय उत्पाद शुल्क और वेट देय होता है। इसके अलावा रियल एस्टेट पे प्रॉपर्टी कर और स्टाम्प ड्यूटी कर पहले की तरह ही देय होगा। बिजली पर बिजली शुल्क पहले की तरह ही देय होगा, इसमें जीएसटी में आपको छूट नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम उत्पाद पर भी पहले की तरह ही कर देय होगा। तंबाकू उत्पाद ये सेंट्रल उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन होते हैं, तो उन पर भी वही पुरानी कर प्रणाली ही लागू होगी, यानी कि जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है उन पर पुरानी कर व्यवस्था ही लागू होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है एश्योरेंस और इंश्योरेंस में अंतर कीजिए। फटाफट से आंसर करो, वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर कर दो। चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्वेश्चन ये पहले भी रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम्स में, तो इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। एश्योरेंस और इंश्योरेंस शब्द में अंतर के लिए सबसे पहला आधार होता है उसका प्रयोग। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग सभी क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें किसी क्षतिपूर्ति के होने पर वहां पर आर्थिक क्षति की पूर्ति की जाती है, जिसमें जीवन बीमा भी सम्मिलित है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी बीमा अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस शब्द का उपयोग होता है, लेकिन एश्योरेंस शब्द का प्रयोग प्राय जीवन बीमा अनुबंधों के लिए ही किया जाता है। और दूसरा इसका आधार होता है जोखिम। इंश्योरेंस शब्द में जोखिम शब्द की संभावना तो प्रकट होती है, पर इसकी निश्चितता प्रकट नहीं होती, यानी कि यदि जोखिम नहीं होगा तो क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन एश्योरेंस शब्द जोखिम की निश्चितता को प्रकट करता है, यानी जोखिम हो या ना हो आपको आपका रिफंड मिल जाता है इसमें, और ये एक समय की सुनिश्चितता को भी दर्शाता है। तीसरा अंतर का आधार है विनियोग तत्व। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होने पर बीमा अनुबंधों में विनियोग तत्व का पाया जाना अनिवार्य नहीं है, जबकि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होने पर विनियोग तत्व विद्यमान होने के संकेत मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्षतिपूर्ति अनुबंध जितने भी होते हैं मोस्टली उनमें यही शर्त होती है कि यदि क्षति होगी 1 साल के या उस टाइम पीरियड के अंदर तो ही आपको पूर्ति की जाएगी, अन्यथा वो पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जीवन बीमा जिसके लिए हम एश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका उसका ये रूल होता है कि यदि आपको क्षति नहीं भी हुई है, आप जीवित हैं, सही सलामत हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपको जीवन बीमा प्रीमियम की जितनी भी किस्तें आपने भरी हैं, जितना भी पैसा आपने जमा करवाया है, वो आपको बोनस के साथ दे दिया जाता है। इसमें चौथा आधार है शब्द का अर्थ। इंश्योरेंस शब्द बीमा की प्रक्रिया को प्रकट करता है, यानी कि बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति अनुबंध है जिसमें आपको क्षति होने पर आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, ये प्रक्रिया प्रकट कर रहा है। लेकिन एश्योरेंस शब्द बीमा के सिद्धांत को प्रकट कर रहा है, जो कहता है कि बीमा सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है, बीमा विनियोग का एक माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपनी बचत को विनियोग करता है और समय अंतराल के बाद में उसे वो पुनः प्राप्त हो जाती है लाभ के साथ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में उसका अभाव है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया है, उसका सामाजिक सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक हित से कोई लेना देना नहीं है। जबकि एश्योरेंस में विनियोग का तत्व पाया जाता है, इसीलिए उसमें सिद्धांत को प्रकट करने के लिए कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गर्भित अनुबंध तथा प्रस्ताव को समझाना, यानी कि इनसे क्या आशय है, फटाफट से बताइए अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं, आपने अपना आंसर कर दिया होगा। सबसे पहले गर्भित अनुबंध वो होता है जो पक्षकारों के कार्यों या आचरण द्वारा प्रकट होता है, ना कि उनके मौखिक या लिखित शब्दों में। यानी कि यहाँ पर ना तो प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में दिया जा रहा है और ना ही स्वीकृति शब्दों का प्रयोग करके की जा रही है, केवल आचरण के द्वारा ही यह अनुबंध स्थापित होता है। जैसे कि सरकार जब नियम लागू करती है या कोई नया कानून बनता है तो वो लागू होता है तो जनता उसका पालन करने लगती है, तो ये सरकार द्वारा नियम बनाना प्रस्ताव है और जनता द्वारा उसका पालन करना उसकी स्वीकृति है, इसीलिए इसको गर्भित अनुबंध कहते हैं। अब अगला देखते हैं प्रस्ताव हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि धारा 2A के अनुसार जब किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट की जाती है कि वो जो दूसरा पक्षकार है उसकी सहमति प्राप्त हो,
तो यहाँ एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाएगा, लेकिन यह प्रस्ताव तभी कहलाएगा जब यह सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रबंध से कुशलता बढ़ती है, स्पष्ट कीजिए। फटाफट से अपना आंसर कीजिए। चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं। तो इसका आंसर है कि जब प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी हो जाती है तो वह अधिक अच्छी तरीके से संस्था की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। एक प्रबंधक द्वारा उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग मितव्ययतापूर्ण तथा पूर्ण क्षमता के साथ प्रबंध द्वारा ही संभव होता है। इससे कार्य करने की उसकी कुशलता बढ़ती है। जितने भी संसाधन है उनका सदुपयोग संभव हो जाता है। इस कुशलता और मितव्ययता के द्वारा प्रबंधक संगठन के संसाधनों जैसे कि मानव, मशीन, माल आदि का कुशलतम उपयोग करने में सफल रहता है। चूंकि इनका कुशलतम उपयोग ही संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक निर्धारित मार्ग सुनिश्चित करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवश्यकता द्वारा एजेंसी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फटाफट से अपने शब्दों में बताइए कि आवश्यकता द्वारा एजेंसी क्या होती है। चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। आवश्यकता द्वारा एजेंसी से तात्पर्य होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में विधान यानी कि कानून द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का एजेंट बनने का अधिकार दिया जाता है। इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से बिना स्पष्ट अथवा गर्भित अनुबंध या अधिकार के भी कई बार कार्य करना पड़ जाता है। तो ऐसी दशा में यदि वो कार्य करता है तो इसे एजेंसी स्थापित होना माना जाता है। और इन विशेष परिस्थितियों में जो एजेंसी स्थापित होती है उसे कहते हैं आवश्यकता द्वारा एजेंसी। इसके उदाहरण से पहले हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आवश्यकता द्वारा एजेंसी स्थापित करने की शर्तें या परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति तो वो होती है जब संकटकालीन परिस्थितियां हो, जैसे कि विदेशी आक्रमण या अन्य कोई परिस्थितियां या सरकारी नियमों का बदलाव वगैरह। दूसरा होता है एजेंट नियोक्ता से संपर्क करने की स्थिति में ही ना हो, यानी कि संपर्क स्थापित होने का कोई भी मार्ग शेष ना हो, तब आवश्यकता द्वारा एजेंसी स्थापित मानी जाएगी। या फिर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, या फिर एजेंट ने नियोक्ता के हित के लिए परिस्थितियों के अनुसार उचित और व्यवहारिक कार्य किया हो, वो नियोक्ता के हित को ध्यान में रखकर किया गया हो, तभी आवश्यकता द्वारा एजेंसी को माना जाएगा। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति बिना किसी संपर्क स्थापित के या बिना किसी अधिकार के कोई कार्य करता है तो वो इनलीगल माना जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही इसे आवश्यकता द्वारा एजेंसी मानेंगे, और ये तब होंगी जब या तो संपर्क स्थापित करना असंभव हो, या फिर संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हो, या तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता हो, या फिर एजेंट नियोक्ता के हित को ध्यान में रखकर उन विशेष परिस्थितियों में कार्य करने के लिए मजबूर था। तो अब देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है आवश्यकता द्वारा एजेंसी का। उदाहरण के तौर पर रमेश, जो कि भरतपुर का निवासी है, जयपुर के राम को माल और एक लिखित प्रलेख साथ में बेचता है उदयपुर के गणेश तक पहुंचाने के लिए। लेकिन राम देखता है कि जब तक उदयपुर माल पहुंचेगा ये तब तक खराब हो जाएगा, तो ऐसे में वो रमेश के हित को ध्यान में रखकर उस माल को जयपुर में ही बेच देता है। तो यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में राम को रमेश का एजेंट माना जाएगा तथा यहाँ पर आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम ने जो व्यवहार किया है या जो माल बेचा है वो रमेश के हित को ध्यान में रखकर किया है कार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है GSTIN क्या है तथा GST पंजीकरण में कौन कौन से दस्तावेज लगाने आवश्यक होते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये नंबर हमें खोने नहीं है। फटाफट से आंसर करो। चलिए आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। GSTIN ये 15 अंकों का एक GST पंजीकरण नंबर होता है, जो कि आपके यानी कि जो व्यक्ति पंजीकृत है उसके पैन कार्ड पर आधारित होता है। ये जब पंजीकरण करवाया जाता है तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज लगने के बाद में, वेरीफाई होने के बाद में जनरेट होता है। यदि कोई व्यवहारी या व्यापारी वर्तमान में वेट या उत्पाद या सर्विस कर या कानून में पंजीकृत है तो उसकी समस्त जानकारी GST कॉमन पोर्टल पर अपने आप उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद में उनका GSTIN जनरेट हो जाता है। और यदि कोई पंजीकृत नहीं है तो आवश्यक दस्तावेज लगाने के बाद और पहली विवरणी लगाने के बाद में
उनके वेरिफिकेशन के बाद में GSTIN जनरेट हो जाता है, तो ये उनका पंजीकरण नंबर है। अब देखते हैं GST पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगाए जाते हैं। सबसे पहला तो यदि आपकी फर्म साझेदारी फर्म है, यानी आप व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो ऐसे मामले में आपको साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड लगानी होगी। यदि आप कोई सोसाइटी ट्रस्ट चला रहे हो तो उस मामले में आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि आपकी कोई कंपनी है तो ऐसे मामले में MCA 21 की ऑनलाइन जांच हो जाएगी, कोई भी दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात आपके पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों की जांच होने के बाद में आपको अलग से कोई दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। दूसरा, जिस भी स्थान पर आपका कार्यालय या मुख्यालय है, उस कार्य के मुख्य स्थान के सबूत आपको देने होंगे। यदि वो जगह आपकी स्वयं की है तो उसका रजिस्ट्रेशन या मालिकाना हक से संबंधित कागज दिखाने होंगे। यदि वो किराए की है तो किराएनामे से संबंधित, और यदि वो बिना किराए की जगह मिली हुई है तो उससे संबंधित कोई ना कोई सबूत आपको पेश करना होगा। इसके अतिरिक्त बैंक स्टेटमेंट की प्रति, अधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में अधिकार पत्र, यदि एकल व्यापारी है या साझेदार है या कर्ता है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजिंग ट्रस्टी है, यानी जो भी मालिक है उसकी फ़ोटो, या जो भी अधिकारी है जो संचालक है उसकी फ़ोटो लगानी आवश्यक है। तो ये सभी दस्तावेज लगाने पंजीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद में ही आपका GSTIN जनरेट होता है, यदि ये सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वैध अनुबंध के लक्षण बताइए। फटाफट से 2 लक्षण बताइए। चलिए, आपने अपना आंसर कर दिया होगा, देखते हैं इसका आंसर। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला लक्षण है कि 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने आवश्यक है। जब यदि 2 पक्षकार होंगे ही नहीं तो फिर अनुबंध किनके बीच में होगा? एक व्यक्ति अपने आप से तो अनुबंध कर नहीं सकता, तो कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। एक प्रस्तावक यानी कि वचनदाता, दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता यानी कि वचन ग्रहीता। एक जो प्रस्ताव रख रहा है, दूसरा जो सहमति देगा। जैसे कि मकान मालिक और किराएदार होते हैं, विक्रेता और क्रेता होते हैं, शादी के लिए भी 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक अनुबंध में 2 पक्षकार का होना आवश्यक होता है। दूसरा लक्षण होता है वैध अनुबंध का सहमति। अनुबंध निर्माण के लिए पक्षकारों के मध्य सहमति होनी आवश्यक है, अर्थात ठहराव के सभी पक्षकारों को ठहराव की प्रत्येक बात पर समान भाव से सहमति होनी चाहिए। यदि उनमें मतभेद है तो ये अनुबंध स्थापित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भी हम देख लेते हैं और कौन कौन से अनुबंध के लक्षण हैं। क्योंकि इसका मोस्टली निबंधात्मक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि वैध अनुबंध के लक्षण बताइए। निबंधात्मक क्वेश्चन या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में से आ सकता है, इसलिए एक बार उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। वैधानिक संबंध से मतलब होता है कानूनी, यानी कि ऐसा अनुबंध जिसमें दोनों पक्षकारों के कुछ कानूनी दायित्व भी होंगे और कानूनी अधिकार भी होंगे, जिसमें यदि कोई पक्षकार अपने अनुबंधों की पूर्ति नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है, न्यायालय से उसे पूरा करवा सकता है। तो इस तरीके से दोनों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। दैनिक क्रियाकलाप में यदि कोई ठहराव करता है, जैसे कि पिकनिक पे जाने का, कि भाई पिकनिक पे चलेंगे, अगर एक पक्षकार नहीं गया तो उसके ऊपर क्लेम कर दिया या उसके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज करवा दी, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए इस ठहराव को अनुबंध नहीं कहा जाता। वैधानिक अनुबंध से मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर कोई ना कोई कानूनी दायित्व उत्पन्न होता हो, कोई ना कोई कानूनी जिम्मेदारी, कोई ना कोई ऐसा कार्य होता हो जो करना उसके लिए आवश्यक हो, और नहीं करने पर न्यायालय द्वारा उसे पूरा करवाया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू या दैनिक क्रियाकलाप में यदि आप किसी के साथ कोई भी ठहराव कर रहे हो या प्रस्ताव रख रहे हो और वो सहमति दे रहा है तो वो अनुबंध नहीं कहलाएगा। चौथा आता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। क्षमता से तात्पर्य वो सक्षम होने चाहिए, उनका मस्तिष्क एकदम सही होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। वो वयस्क यानी कि 18 से ज़्यादा उम्र के होने चाहिए। 18 तक की उम्र को, जब व्यक्ति 18 की उम्र का हो जाता है तो वो वयस्क कहलाता है और अनुबंध करने के योग्य भी कहलाता है। तथा राजनियम द्वारा अनुबंध करने की अयोग्य घोषणा जिनके लिए नहीं की गई है वही अनुबंध कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अपराधी यदि किसी भी अनुबंध को करने में अयोग्य घोषित किया गया है या अन्य कोई व्यक्ति जिसे अयोग्य घोषित किया गया है वो अनुबंध नहीं कर सकता। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों में ये क्षमता होनी आवश्यक है कि उसमें स्वस्थ मस्तिष्क, वयस्क और राजनियम द्वारा
अनुबंध करने के योग्य घोषित हो वो। अगला है ठहराव का होना। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए दोनों पक्षकारों के बीच ठहराव का होना आवश्यक है। ठहराव का जन्म प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है, यानी कि यदि मैंने प्रस्ताव रखा है और सामने वाले ने स्वीकृति दी है तो यहाँ पे ठहराव हो गया। लेकिन यदि दो पक्षकार एक ही साथ एक ही समय में एक ही वस्तु के क्रमशः क्रय या विक्रय के लिए प्रस्ताव रखते हैं तो इसे ठहराव का निर्माण नहीं होता, ये प्रति प्रस्ताव है। यानी कि दोनों ने एक ही संबंध में क्रय और विक्रय का ऑफर रखा है, दोनों ने ही ऑफर रखा है, तो ये एक दूसरे के लिए प्रति प्रस्ताव कहलाएगा। जबकि ठहराव वो होता है जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति प्रस्ताव दे रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ सहमति दे रहा है, वो कोई ऑफर नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ठहराव का होना आवश्यक है एक वैध अनुबंध के लिए। वैध अनुबंध का अगला लक्षण है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, यानी कि पक्षकारों के मध्य जो सहमति होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी शारीरिक या मानसिक दबाव या धोखे के कारण या भ्रम या गलती के कारण कोई सहमति दी गई है और अनुबंध स्थापित हुआ है तो वो अनुबंध वैध अनुबंध नहीं कहलाता, वो व्यर्थ अनुबंध कहलाएगा। इसीलिए जो सहमति दी जा रही है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति देने वाला किसी भी मानसिक और शारीरिक दबाव या धोखे या धमकी के अधीन होकर सहमति ना दे, अर्थात ऐसी सहमति जो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन या गलती के आधार पर प्राप्त नहीं की गई है, वो स्वतंत्र सहमति कहलाती है। अगला लक्षण है वैधानिक प्रतिफल। किसी भी अनुबंध में वैध प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ कहलाता है। यानी कि प्रतिफल से आशय हमारा होता है कुछ के बदले कुछ। जैसे कि एक दुकानदार यदि कोई वस्तु दे रहा है तो उसके बदले मूल्य ले रहा है, लेकिन वहीं जब हम कोई वस्तु दे रहे हैं और कोई मूल्य नहीं ले रहे होते तो वो दान कहलाता है, वो विक्रय नहीं कहलाता। ठीक इसी प्रकार से वैधानिक प्रतिफल के लिए आपस में कुछ ना कुछ लेन देन होना ज़रूरी होता है, यानी कुछ के बदले कुछ देना आवश्यक होता है। प्रतिफल जैसे कि बीमा को ही ले लो, बीमा में हम प्रीमियम भरते हैं, ये प्रीमियम उस बीमाकर्ता का प्रतिफल है और इसके बदले वो हमें वचन दे रहा है कि भविष्य में यदि कोई हानि होती है तो मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। तो ये जो वचन है ये बीमित का प्रतिफल है, तो यहाँ पे ये वैध अनुबंध कहलाएगा बीमा, जहाँ पर कुछ के बदले कुछ दिया जा रहा है। अगला है वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध निर्माण के लिए ठहराव का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, अर्थात राजनियम की दृष्टि से मान्य हो। ये नहीं कि आपने अनुबंध स्थापित किया है कि आपको किसी को किडनैप करना है या आपने किसी को सुपारी दी है किसी को मारने की, तो ये कोई वैधानिक अनुबंध थोड़ा ना, या आप चोरी करने का अनुबंध कर रहे हो तो ये कोई वैधानिक अनुबंध नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसका उद्देश्य है वो किसी को हानि पहुंचाना है, आपराधिक गतिविधियां हैं। इसका उद्देश्य राजनियम द्वारा वर्जित है, उसकी दृष्टि में अमान्य है, इसलिए ये वैधानिक उद्देश्य या वैधानिक अनुबंध नहीं कहलाएगा। अतः ठहराव करने का उद्देश्य अवैध, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगला है निश्चितता। अनुबंध में निश्चितता होनी ज़रूरी है, जैसे कि अनुबंध की शर्तें हुई, ठहराव की शर्तें, उसका अर्थ, उसका मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय, स्थान, निष्पादन की विधि यानी कि कैसे कार्य करना है, माल की प्रकृति क्या होगी आदि जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो पहले से ही निश्चित होनी चाहिए और सभी पक्षकारों की उस पर सहमति प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो अनुबंध वैध अनुबंध कहलाता है। अगला है निष्पादन की संभावना। जो भी ठहराव किया जा रहा है वो निष्पादन योग्य होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो उसका निष्पादन करना असंभव हो। तो यदि ऐसा कोई अनुबंध होता है जिसका निष्पादन असंभव हो तो वो व्यर्थ ठहराव कहलाएगा। कुछ ठहराव ऐसे भी होते हैं जिनमें निष्पादन करना प्रारंभ में तो संभव होता है, यानी कि अभी जब मैंने अनुबंध किया है तब तक तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है, हम वो कार्य करने के लिए तैयार थे, लेकिन भविष्य में अचानक से ऐसी परिस्थितियां बदल गई, जैसे कि मौसम बदल गया, कानून बदल गया, राजनियम बदल गया, शत्रु देश का आक्रमण हो गया या कोई भी जो विदेशी देश था वो शत्रु हो गया या युद्ध हो गया शत्रु देशों के साथ, या वस्तु ही नष्ट हो गई, जो विषय वस्तु थी वो ही नष्ट हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में तो अनुबंध का कोई कारण रह ही नहीं जाता है। तो भविष्य में भी यदि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनमें निष्पादन करना असंभव हो तो भी वो ठहराव व्यर्थ ही कहलाएगा। और यदि प्रारंभ से ही उस ठहराव का निष्पादन असंभव है, जैसे कि रमेश ने कहा था सुरेश से कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, तुम्हें सरिता से शादी करनी होगी, और सरिता 2 साल पहले मर चुकी है, तो जो मर चुका है उससे शादी कैसे होगी, तो ये निष्पादन योग्य है ही नहीं, तो ये अनुबंध पहले से ही
व्यर्थ था, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक वैध अनुबंध में निष्पादन की संभावना होनी आवश्यक है। अगला है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव ना हो, यानी कि ऐसा कोई ठहराव यदि वो राजनियम द्वारा व्यर्थ घोषित किया गया है तो वो वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे कि बिना प्रतिफल का ठहराव व्यर्थ है, अवयस्क व्यक्ति के साथ यानी किसी बच्चे के साथ आपने ठहराव किया है वो व्यर्थ है, किसी के व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव या आपराधिक गतिविधियों का ठहराव या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपने ठहराव किया है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो भी वो ठहराव व्यर्थ कहलाएगा। तो एक वैध अनुबंध के लिए ऐसे ठहराव होने आवश्यक हैं जो राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हैं। अगला है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना। अनुबंध लिखित, साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए यदि किसी अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया हो। अन्य दशाओं में अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक या गर्भित भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मेरी साझेदारी फर्म है तो साझेदारी फर्म के लिए साफ साफ लिखा है कि आपको लिखित में या आप अलिखित भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी है तो आपको पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम बनाना है। तो इस तरीके से आपको अनुबंध के कुछ अलग अलग औपचारिकताएं दी गई हैं जिनका पालन आपको करना अनिवार्य है। जैसे कि यदि उसे लिखित में और साक्षी द्वारा प्रमाणित माना गया है तो आपको वहाँ पर साक्षी चाहिएगा। जैसे कि गिरवी रखते हैं जब हम कोई सामान, तो गिरवी रखना भी एक अनुबंध के तहत ही आता है, लेकिन उसमें भी किसी साक्ष्य की ज़रूरत होती है। या आप किसी से उधार ले रहे हो तो उस टाइम में किसी न किसी की गवाही मांगी जाती है, ताकि यदि व्यक्ति उधार माल नहीं लौटा रहा है तो जिसने गवाही दी है वो उस राशि का भुगतान करेगा। तो इस तरीके से कुछ अनुबंधों में वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से हमने देखे कि एक वैध अनुबंध में लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि इसका एक निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है। तो खंड बैक में 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं काफ़ी हद तक, जिनमें से कई बड़े क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम अगली वीडियो में निबंधात्मक क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से निबंधात्मक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, जो भी अलग से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि कितनी लिमिट में ही आपको आंसर लिखना होता है ताकि आप पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर सकें। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। और कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर कर दिया जाएगा।